नाज़रीन, कल आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बड़ी भरपूर किस्म की जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग की गई। कहीं पे फाउल प्ले हुआ, कहीं पे जायज़ प्ले हुआ। लेकिन अब ये जब इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है और उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, 24 घंटे पहले इस वक्त सियासी जमातें, कौन सी जमातें कितनी लीड में हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, वहां का सेंटिमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बड़ी भरपूर किस्म की जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग की गई तमाम जमातों की जानिब से। कहीं पे फाउल प्ले हुआ, कहीं पे जायज़ प्ले हुआ, कहीं पे ठीक तरह से जिस तरह इंतखाबी मुहिम चलनी चाहिए वो चलती रही। लेकिन अब ये जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है और उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, आप इस वक्त 24 घंटे के बाद, 24 घंटे पहले तक इस वक्त सियासी जमातें, कौन सी जमातें कितनी लीड में हैं, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, वहाँ का सेंटिमेंट क्या है। मेरा ख्याल में सबसे अच्छा इस बात का जवाब जो है, जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड इन द फील्ड वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो सहाफ़ी मौजूद हैं, मेरा ख्याल में उनसे इसका तज्जिया लिया जा सकता है। इसीलिए हमने दावत दी है। एंकर पर्सन है समर अब्बास, दोस्त भी हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं करंट अफेयर्स का। उनका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है, वो खुद भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ वहीं से वो ज्वाइन कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया समर आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। ये बताइए, आपका वहीं से ताल्लुक भी है और मेरा ख्याल में आप बड़ी अच्छी डायनामिक्स जानते हैं इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सबसे पहले ज़रा मेरे ख्याल में हम ज़रा कैंपेनिंग के ऊपर आ जाएं कि ये जो जिस किस्म की कैंपेनिंग हुई है, हमने बड़ा देखा वहाँ पे बड़े हार्श किस्म के अल्फाज एक दूसरे के बारे में अदा किए गए सारी सियासी जमातों की जानिब से। क्या यही ट्रेंड रहा है माजी के इलेक्शंस के अंदर भी, इसी तरह ही होता रहा है, या ये हम कोई नया फिनोमेना देख रहे हैं इस बार? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। एक तो यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं, माजी में होने वाले इंतखाबात से इस मरतबा इंतखाबी माहौल जो है वो जरा डिफरेंट है। एक तो पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे जोर शोर के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम को रन किया। इतनी दिलचस्पी के साथ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेकर किसी भी जमात ने माजी में आज़ाद कश्मीर के अंदर कैंपेन नहीं चलाए जिस तरह से हमने इस इलेक्शन के अंदर देखा है। जाहिर है उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी तलखी है, जो सियासी माहौल है, पीडीएम की तहरीक चली हुकूमत के खिलाफ और फिर ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 में से 12 हल्कों पर शिकस्त का सामना जो करना पड़ा। अब तहरीक इंसाफ इसलिए यहाँ पर ज्यादा जोर लगा रही है, उसे लग रहा है कि वो जो उसे वहां से मार पड़ी थी वो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर शायद रिकवर कर जाए कल के इलेक्शन में। तो इसलिए पीटीआई का तो ये समझ आता है। जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने एजेके के अंदर कैंपेन रन की है, इट वाज नॉट सिंपली फॉर गेटिंग सीट्स इन आज़ाद कश्मीर, बल्कि यहाँ पर इतने जोर शोर के साथ कैंपेन रन करने का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी का लोहा मनवाया जाए। कि नून लीग का ये था, जिस तरह से मरीम नवाज ने यहाँ पर कैंपेन रन की, वो उन अजला के अंदर यही है कि जहाँ पे शायद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने भी 5 साल के अंदर कोई शायद एक ही चक्कर लगाया हो, इस तरह के दूर अफ्तार हालात थे। तो और वहां जाकर इतने बड़े जलसे किए उन्होंने, इतने इंप्रेसिव जलसे थे, इतना ज्यादा डीप जाके कैंपेन करना एजेके के अंदर। जाहिर है रिजल्ट्स का तो मरीम नवाज साहब को भी अंदाजा होगा, क्योंकि एजेके के अंदर 1975 से ऑनवर्ड जितने भी पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं, सब के अंदर ही जो सेंटर की पार्टी है, जिस पार्टी की पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है, उसी की या तो कोई एलाइट पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेती है, या फिर उसी की जो यहाँ का चैप्टर है एजेके का, वो गवर्नमेंट यहाँ पे बनाता है। तो इस मरतबा भी ज्यादा चांस तो यही है, इम्कान तो यही है कि मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा था। मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा था कि ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक ये है कि जी जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है वही बनाएगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम जिस तरह आपने भी ये बात की कि मरियम नवाज के जो जलसे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे, वो उसमें काफ़ी लोग आए और उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी इस कैंपेनिंग के अंदर। बट विल शी बी एबल टू एक्चुअली डिफाई दिस? ये जो एक जो ट्रेडिशनल चीज़ है कि जी इस्लामाबाद की हुकूमत वही यहाँ पे बनाएगी, वो इस चीज़ को आपके ख्याल में डिफाई कर सकेगी? देखिए, इस चीज के दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि जलसे तो बहुत बड़े किए मरियम नवाज साहब ने। उसके बाद अगर आप जलसों की हवाले से देखें तो दूसरे नंबर पर
सबसे बड़े जलसे, जो तगड़े जलसे थे, प्रेसिव पावर शो था, वो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीसरे नंबर पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे नजर आए यहाँ पर। उसमें भी जो अली अमीन गंडापुर साहब पीटीआई के जलसों को ज्यादा लीड करते रहे कैंपेन को यहाँ पर, वो काफी तनाज़ात का शिकार रहे हैं आजाद कश्मीर के अंदर। एक तो उनकी तरफ से पैसे देने की वीडियो जो सामने आ गई, फिर उसके बाद जो उनका रास्ता रुका गया, फिर वहां पे फायरिंग हुई, पथराव, अंडे टमाटर का एक दूसरे पे इस्तेमाल, इस तरह की चीजें होना। फिर जो उन्होंने यहाँ पे जुबान इस्तेमाल की अली अमीन गंडापुर ने, आजाद कश्मीर के अंदर जो सियासत का एक जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, जो मिजाज है, वो इससे काफी मुख्तलिफ है। यहाँ सियासत जरा शाइस्तगी के साथ की जाती है, लिहाज के साथ की जाती है। वो जो कल्चर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखे, पॉलिटिक्स एक दूसरे की फैमिलीज को डिस्कस किया जा रहा है, सीधा यानी कि बराह रास्त फैमिलीज को हिट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ट्रेंड रहा है इस वक्त हम जो आजाद कश्मीर के अंदर देखें, जरा पैटर्न जरा मुख्तलिफ है कि पहली मरतबा हमने इतनी वायलेंट कैंपेन आजाद कश्मीर के अंदर देखी है, जिसमें एक दूसरे की लीडरशिप के बारे में नाजेबा जुबान भी इस्तेमाल की गई। माजी में इस तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं होता रहा, कि आजाद कश्मीर की सियासत का कल्चर बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन जब कैंपेन की बात करें, कैंपेन हमने जिस तरह कहा, पहले पे पीएमएल की कैंपेन, दूसरे पे पीपल्स पार्टी की, तीसरे पे पीटीआई। तो जब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं कि ग्राउंड पे कैंडिडेट्स किसके ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है सिलसिला। उसमें पीटीआई के कैंडिडेट्स हमें ज्यादा हल्कों पे कंपीट करते हैं या बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हमें तगड़ी पोजीशन में हल्कों के अंदर नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर नून लीग के कैंडिडेट हमें नजर आ रहे हैं। अब मामला यह है कि पीपल्स पार्टी के बारे में सब हैरान हैं। लोग मुझसे हैरान होकर पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी कैसे दूसरे नंबर पे जा रही है, कंपीट करती है, नजर आ रही है, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो उसकी वजह सबसे बड़ी मंसूर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के अंदर 3 साल से गवर्नमेंट, सेंटर के अंदर मरकज के अंदर उनके 3 साल से गवर्नमेंट है। तो इनकम्बेंसी फैक्टर उनका जो है, महंगाई पर्टिकुलरली वो एजेके के अंदर उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा, नून लीग 5 साल यहाँ पे इनकम्बेंट रही है एजेके के अंदर, तो दोनों तहरीक इंसाफ और नून लीग को कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो पीपल्स पार्टी ना इस वक्त सेंटर में, ना आजाद कश्मीर के अंदर। तो पीपल्स पार्टी वैसे भी उसकी जो रूट्स हैं वो सिंध के बाद हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आजाद कश्मीर के अंदर नजर आती है। यहाँ पीपल्स पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए वो दूसरे नंबर पे नजर आ रही है। तो पीटीआई ने कैंडिडेट अच्छे पेश किए हैं। यहाँ मंसूर इलेक्शन होता है बरादरियों का। अब जिन जिन पार्टी से तगड़ी बरादरियों के कैंडिडेट्स को चूज किया होता है, यानी जिस सबके जो बरादरी बड़ी है वोटर्स के एतबार से, उसका कैंडिडेट जिस पार्टी ने चुना है, तो वो पार्टी बड़े आराम के साथ, थोड़ा पार्टी का वोट उसमें ऐड होता है। और अगर वो हुक्मरान पार्टी हो, सेंटर की पार्टी हो, तो यहाँ हमारे यहाँ क्या व्यूज होती है जी, मरकज की हवा है यहाँ पे जी, मरकज की हवा चलेगी तो वो सब कुछ बहा के ले जाएगी साथ। तो मरकज की हवा भी होती है, इलेक्शन डे पर उसका काफी ज्यादा उसका अमल दखल होता है। तो समर एक और पॉइंट ये बताइए कि आपको पीटीआई ज्यादा बेहतर पोजीशन में लग रही है। अच्छा, ये बताइए कि इस सारी चीज के अंदर मैंने खास तौर पे मरियम नवाज ने अपनी तकरीरों के अंदर बहुत दफा ये बात कही कि जी वोट चोरी नहीं होना चाहिए, और अगर वोट चोरी हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म की उन्होंने थ्रेटनिंग किस्म की लैंग्वेज भी उन्होंने यूज की। क्या ये सिर्फ एक स्टेज के ऊपर खड़े होके ये सिर्फ एक तकरीर थी, या एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है वो आपको इस किस्म की, आपको कहीं पर धुंध नजर आई है या नहीं आई? चले मैं इसी तरह पूछ लेता हूँ। अच्छा, धुंध के बारे से आज मैंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बात की, जहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया, उसका मैंने विजिट भी किया। तो मेरा भी उनसे पर्टिकुलरली सवाल यही था कि अब क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में अगर इंतखाबी नताइज की करेक्शन के हवाले से या कंपाइलेशन के हवाले से अगर किसी किस्म की गड़बड़ हो या खराबी हो, तो उसे डस्का की धुन से तशबीह दी जाती है। डस्का की धुन जो है वो ज़रबुल मिसल बन चुकी है पाकिस्तानी इंतखाबात के अंदर, पर्टिकुलरली रिजल्ट्स के कलेक्शन के दौरान। तो मेरा भी इससे सवाल यही था कि यहाँ तो धुन नहीं आएगी। तो इलेक्शन कमीशन ये बता रहे कि 3 टियर उन्होंने एक सिस्टम यहाँ पे लाया है कि 3 डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे चेक्स के, किसी किस्म की रिजल्ट्स पे रद्द-ओ-बदल ना किया गया। एक तो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि जो भी पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको उन्होंने कह रहे हम पाबंद करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि तमाम पोलिंग एजेंट्स को साइंड कॉपी जो है रिजल्ट की वो दी जाए। नंबर 2, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो हर पोलिंग स्टेशन से व्हाट्सएप करेगा, रिजल्ट्स जो भी उसके बनेंगे वो कॉपी व्हाट्सएप करेगा। इलेक्शन कमीशन में 5 मुख्तलिफ नंबर उनको दिए गए हैं, किसी भी नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं रिजल्ट अपने पोलिंग स्टेशन का। नंबर 3, इंतजामिया की गाड़ी होगी, साथ रेंजर्स की गाड़ी भी होगी, जिस गाड़ी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वोटों का बैग और जो उसके पास रिजल्ट्स होंगे इस पोलिंग स्टेशन के, वो रिजल्ट्स की जो कॉपी होगी वो ला के आरओ को जमा करवाएगा रेंजर्स की निगरानी में।
تو اس دفعہ لگتا نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی قسم کی دھند چاہے، تو اینٹی فاگ سسٹم یہاں پہ پورا جو ہے وہ ڈپلوائے کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. جو مریم نواز صاحبہ بات کر رہی تھی تھوڑا اداروں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پہ سخت لینگویج یوز کی. فاروق حیدر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم دھرنا دیں گے جا کے اسلام آباد کے اندر شارع دستور پر بیٹھ جائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی ایسے ہی بات کی کہ ہم دھرنا دیں گے. تو یہ جو ایگریسو پوسچر تھا مریم نواز صاحبہ کا اور راجہ فاروق حیدر صاحب کا، اس کا میری جو اسیسمنٹ ہے اس کا نون لیگ کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے آخری 2-3 دنوں میں. میں سے کہوں گا یہ اوفینسو ڈیفینس تھا مسلم لیگ نون کا کہ انہوں نے ذرا اوفینسو آئے بجائے اس کے کہ بعد میں آ کے گلا کرنا شکوہ کرنا. انہوں نے ذرا ایک جو اوفینسو اپنا لانچ کیا، ایک ایگریسو کیمپیننگ کی آخری 2-3 روز میں اداروں کے حوالے سے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اداروں اگر ظاہر اداروں کا رول کہیں نہ کہیں رہتا تو رہا ہے ماضی کے اندر ہمیں نظر آیا. تو اگر اس الیکشن کے اندر انہوں نے کہیں پہ کچھ نہ کچھ رول تھوڑا بہت پلے کرنا بھی تھا تو وہ ایک دم سے بیک فٹ پہ آ گئے. یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، ذرا بھی کوئی چیز اگر ہاتھ لگ گئی نون لیگ والوں پہ تو انہوں نے تو پورے الیکشن کو متنازع بنا دینا ہے کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے. ویسے بھی یہاں پہ 2 واقعات پہلے ہوئے بھی. لیکن سمر آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور جو پوائنٹ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا باہر آنا اور حمزہ شہباز کا باہر آنا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب بیسکلی نون لیگ نے اپنے بیانیے کو جو ہے وہ شہباز شریف والا بیانیہ لا کے کھڑا کر دیا اور اب جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے اور مزاحمت نہیں ہوگی، مفاہمت ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے یہ سیاست ہوگی. لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے باوجود ابھی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، الائنڈ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الائنڈ نہیں ہے. یعنی کہ ان کو خطرے کی گھنٹی نون لیگ کے لیے ابھی بھی بجتی ہے. وہ یہ پریشان ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر کے رکھنا ہے. یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رول سے وہ ابھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے. اچھا، یہاں پر منصور 2-3 واقعات ہوئے. ایک تو جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے لیے تھے، میں انہیں اب نہیں کہوں گا کہ اب بھی وہ کینڈیڈیٹ ہیں یا انہیں ہونا چاہیے، تنویر الیاس صاحب. وہ انہوں نے یہاں پہ ایک آفیسر تھے ایک ادارے کے، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ لین دین کے بارے میں یہاں مظفر آباد کے اندر ہر بندے کی زبان پہ زبان زد عام ہے یہ بات کہ کچھ لین دین ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس آفیسر کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کے خلاف ایک انکوائری اس وقت ہو رہی ہے. تو اس واقعے کو لے کر بھی کافی زیادہ پی ایم ایل این نے کرٹیسائز کیا اداروں کو. حالانکہ وہ ایک آئسولیٹڈ میں سے انسیڈنٹ کہوں گا، ایک فرد واحد کا معاملہ تھا، انوالومنٹ تھی، ادارے کے لیول پہ انوالومنٹ نہیں تھی. ادارے کی ہوتی تو اس آفیسر کو وہاں سے ہٹایا نہ جاتا. نمبر 2، یہاں پر تنویر الیاس صاحب یا پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں، میرے خیال سے اداروں کی اتنی زیادہ مداخلت ہے نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے بندوں نے اداروں کو بدنام کر دیا آزاد کشمیر کے اس الیکشن کے اندر. مثال کے طور پر تنویر الیاس صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ اس نے وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی کہ جی اسٹریٹجک پالیسی بنانے والے اداروں کی بلیسنگ ہمیں حاصل ہے. اب اس طرح کے بیان کون دیتا ہے؟ اس سے تو اداروں کو آپ نے خود بدنام کیا. پھر دوسرے نمبر پر یہاں پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے مظفر آباد کے اندر LA-28 میں چودھری شہزاد، وہ ایک بندے کو لوکل بندے کو فوجی وردی پہنا کر انہوں نے اپنی کارنر میٹنگ کے اندر کھڑا کیا ہوا تھا. اس میں الیکشن کمیشن نے بلا کے پوچھا بھی یار آپ نے لوکل آرمی کھڑی کر دی ہے یا آرمی کے بندے کو اپنی یونیفارم پہنائیے. تو یہ تاثر یہاں پہ پی ٹی آئی کے تمام ہی کینڈیڈیٹس اپنے اپنے حلقوں میں دے رہے ہیں کہ ہم فوج کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم یہاں پہ فوج کی ہمیں حمایت حاصل ہے. حالانکہ ایسا کچھ پریکٹیکلی تو نظر نہیں آیا، ایسی کوئی چیز. ایک آئسولیٹڈ ایک انسیڈنٹ تھا، ایک انڈیویجول کا ایکٹ تھا جس میں ان کے خلاف لڑائی ہو گئی. تو سب کی چیزیں ہیں نہیں. بیسیکلی مسلم لیگ نون کو اس الیکشن میں کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے جتنے بھی آزاد کشمیر کے حلقے ہیں اور جتنے بھی جموں اور ویلی کے جو مہاجرین کے حلقے ہیں، میں نے سب کی اسسمنٹ کی ہے لوکل ذرائع سے بات کر کے. میں نے پوری ایک سیریز کی ویلاگس کی اپنے یوٹیوب چینل پہ. تو اس میں جو میری اسسمنٹ تھی اس میں نون لیگ کو آزاد کشمیر کے اندر 35 حلقوں میں سے صرف 3 حلقوں پہ نون لیگ اس وقت کمپیٹ کر رہی ہے. صرف 3 حلقوں پہ کمپیٹ کر رہی ہے. صورتحال ہے. باقی نون لیگ جو تھوڑا سا گین کر سکتی ہے 4 سے 5 نشستیں، وہ پنجاب کے اندر جو 9 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، وہاں سے نون لیگ تھوڑا گین کر سکتی ہے. اگریسو پوسچر جس کی میں بات کروں مریم نواز صاحبہ کی، اس کا اور فاروق حیدر صاحب نے جو اختیار کیا تھا پچھلے 3-4 اداروں کے حوالے سے، اس میں یہ انہیں فائدہ ضرور ہوا ہے کہ تھوڑا سا نون لیگ کو لیوریج ملا ہے. ادارے مکمل طور پر اس پہ بجائے کوئی رول پلے کرتے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، بلکہ یہاں تو کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی تھی کہ شاید اب وہ نون لیگ کے فیور میں کچھ کر دیں کہ تھوڑا بہت چلے، کچھ تو انہیں فائدہ دے دیں کہ تاکہ ان کا منہ بند ہو. کہ راجہ فاروق حیدر 2-3 روز پہلے تک تو دونوں حلقوں سے ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ دونوں حلقے اپنے آ رہے ہیں. بائی حلقہ بھی جس نئے حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ وہاں سے بھی ہار رہے تھے. لیکن ان تقاریر کے بعد اب یہ لگ رہا ہے، اب لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں
کہ جو نیپا والا حلقہ ہے وہاں سے شاید فاروق اعظم صاحب جیت کے جائیں. تو وہ ایگریسو پوسچر تھا. اور مریم نواز صاحبہ کا جو ایگریسو انہوں نے ایک اپنا کیمپین کے اندر جو انہوں نے رکھا اداروں کے وجہ سے بھی تقاریر تھی ایگریسولی, اس کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مودی کو فائدہ ہوا ہے. یعنی کہ اگر وہ پہلے میں کھڑے تھے تو اب شاید وہ 1-2 سیٹیں ان کی شاید بڑھ بھی جائیں اس کے بعد. اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا سمر. ناظرین, سمر کی آپ نے یہ ساری گفتگو سنی اور وہ کیا تجزیہ دے رہے ہیں اور کس طرح کون سی جماعت جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے, لیکن آبویسلی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف ایک فیل ہے جو وہ وہاں سے دے رہے ہیں. کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اس کا فیصلہ جو ہے وہ آخرکار ووٹر نے ہی کرنا ہے. ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی حکومت آزاد کشمیر کے اندر کس کی قائم ہوگی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.